हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया, शाबाश। तो देखो, आज हमारी 9th क्लास का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, और जिन बच्चों ने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके अपना पहला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद दूसरा चैप्टर, ओके? तो जो हमारा दूसरा चैप्टर है, पहले चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि पहले चैप्टर का क्या नाम था हमारा, मैटर इन आवर सराउंडिंग, कि हमारे चारों तरफ का मैटर। तो आप लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ लिया कि हमारे चारों तरफ क्या मैटर ही मैटर है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन राइज होता है कि जो मैटर है ना, वो प्योर है या इम्प्योर है। सही बात है ना भाई। हम आजकल जो भी चीज लेते हैं, हमारे घर वाले लेते हैं, हम क्या देखते हैं कि वो चीज प्योर है या नहीं, है ना? हम दूध लेते हैं, दूध भी क्या होना चाहिए? प्योर। जो भी हम चीज लेते हैं वो क्या होनी चाहिए? प्योर होनी चाहिए, है ना? तो हम यही देखेंगे कि जो मैटर है हमारे चारों तरफ वो प्योर है या नहीं। तो हमारी यूनिट का क्या नाम, हमारे चैप्टर का क्या नाम है? इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि जो चारों तरफ हमारे जो मैटर है क्या वो प्योर है? ओके, हम ये देखेंगे। तो देखो, अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, ठीक है? जैसे कि आप लोग मिल्क लेके आते हो, ठीक है? जो हमारा मिल्क होता है उसके ऊपर, या जो आप पैकेट का जो मिल्क लेके आओगे उस पर क्या लिखा हुआ होता है कि 100% प्योर मिल्क, ठीक है? जो भी आप चीजें लेके आते हो 100% प्योर घी, इस प्रकार से। लेकिन क्या वाकई में वो प्योर होते हैं? ठीक है, हम केमिस्ट्री के व्यू से देखेंगे क्या वो प्योर होते हैं, साइंस के व्यू से। ओके, तो क्या होता है कि हमारी नजर में तो प्योर क्या कि भैया उसके अंदर ना दूध के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, ठीक है? कुछ और इम्प्योरिटी ना हो किसी भी चीज में। हम कोई भी चीज ले जाएं, मीन्स उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? दूसरी कोई मिलावट नहीं हो, तो वो चीज क्या है? प्योर है, समझ गए? लेकिन साइंस में प्योर चीज क्या होती है? साइंस में प्योर चीज वो होती है कि जो चीज ना केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से बने, ठीक है? जैसे कि यदि मैं दूध की बात करूं, जो हमारे पास मिल्क होता है, मिल्क के अंदर देखो पानी भी होता है, ठीक है? दूध भी होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, फैट भी होता है, घी भी निकालते हैं दूध से। तो केमिस्ट्री की टर्म से जो दूध है ना वो प्योर नहीं है, ठीक है ना? तो हम देखेंगे कि प्योर, तो हम ये देखें सबसे पहले कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो देखो, ए मटेरियल विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स, वो सब्सटेंस या वो मटेरियल जिसके अंदर केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल्स हो। जितने भी पार्टिकल्स सारे केवल एक प्रकार के, एक से अधिक नहीं, ओके? एक प्रकार के पार्टिकल्स हो, वो एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। हम उनको क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंसेस, ओके? जैसे कि हमारे पास शुगर होती है, चीनी आप लोगों ने सभी ने देखी होगी, शुगर। जो चीनी होती है ना हमारे पास, चीनी हमारे कैसा सब्सटेंस है? प्योर सब्सटेंस है। चीनी हमारा कैसा सब्सटेंस है? प्योर। मिल्क कैसा हमारे पास? इम्प्योर है, क्योंकि मिल्क के अंदर एक से ज्यादा प्रकार के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि शुगर के अंदर एक ही प्रकार के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके? तो देखते हैं आगे धीरे धीरे। तो देखो, प्योर सब्सटेंसेस समझ में आ गया। और जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं ना भैया, उनकी ए प्योर सब्सटेंसेस इज होमोजीनियस इन नेचर। अब हम ये देखेंगे कि होमोजीनियस क्या होता है, अभी आगे आएगा। देखो, होमो का मतलब होता है सेम, होमो मतलब सेम, ओके? ए प्योर सब्सटेंसेस इज होमोजीनियस इन नेचर एंड हैज डेफिनेट प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ईटीसी। मींस होमोजीनियस होंगे। होमोजीनियस वो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं जो ना एक फेज में हो, ठीक है? जो हमें कंप्लीटली एक जैसी दिखाई दे, ठीक है? जिनमें अलग अलग अंतर हमें दिखाई ना दे, जिनमें दो फेज ना हो, ठीक है? पढ़ेंगे किस प्रकार से जब होमोजेनियस पे आएंगे तब। और उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि वाटर है हमारे पास, ठीक है? मैं बात करूं प्योर वाटर की, तो वाटर का बताओ आप लोग, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, ओके? तो जो वाटर होता है ना, अब भैया वाटर है यदि हमारे पास है, तो आप लोग एक बात बताओ, आपके घर का जो वाटर है प्योर कितने पे उबलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। बाहर का पानी है तो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, समझ रहे हो? यदि आप लोग लंदन से ले गए, वहां का पानी कितने पे उबलेगा? वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, समझ रहे हो? इट मीन्स उनके मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी सभी क्या रहते हैं? सेम। किनके? प्योर सब्सटेंसेस के। हो गया इतना? हमारे जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, हमारे जो प्योर सब्सटेंसेस है वो आगे चल के दो भागों में बंटते हैं। कौन कौन से? एक तो एलिमेंट और दूसरे कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है? तो देखो, एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट कुछ भी नहीं होते। आप लोगों ने पढ़ तो लिए, आप लोगों ने 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर याद किए होंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये वाले क्यों? 1 से 20 तक। जिन बच्चों ने नहीं किए हैं वो 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर याद करें पहले, ठीक है? लिख रखे हैं सभी नोटबुक में, शाबाश। जिन्होंने नहीं लिख रखे वो लिख लें अपने।
तो वो जो हमने पढ़े हैं ना हमारे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये 10 तक हो गए, ये सारे क्या कहलाते हैं हमारे एलिमेंट्स। देखो ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स, वो सब्सटेंस जो केवल एक प्रकार के पार्टिकल से बना हो उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये भी होते हैं। लेकिन हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं अभी तक 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये 118 के 18 हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो सिल्वर, गोल्ड, आयरन है ये फिर एटॉमिक नंबर 20 से आगे आते हैं, ओके। अब आप लोगों को ऑक्सीजन का सिंबल तो पता है, बताओ क्या होता है ओ। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H, ठीक है। आयरन का सिंबल याद रखेंगे क्या होता है Fe, ओके। गोल्ड का सिंबल होता है Au, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, ओके। कर लेंगे याद, सिल्वर का सिंबल Ag। अच्छा 1 से लेके 20 तक तो याद है ही, ठीक है। 2 4 वैसे याद कर लेंगे, आयरन का Fe, गोल्ड का Au, सिल्वर का Ag, बाद में भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे वो वापिस से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ओके। अब पढ़ते हैं हम कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, फिर मेटलॉइड्स क्या होते हैं। इतना समझ गए सारे बच्चे, ठीक है। प्योर सब्सटेंस भैया वो होंगे जिनके अंदर केवल एक ही प्रकार का क्या हो, पार्टिकल, वो एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, ठीक है। होमोजेनियस नेचर होंगे, बिल्कुल सेम दिखेंगे, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं होगा, प्रॉपर्टी सभी की क्या रहेंगी, हमेशा फिक्स रहेंगी। फिर प्योर सब्सटेंस दो भाग होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट वो होता है जो केवल एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने। जैसे कि हमारे पास कोई सिल्वर कॉइन है, ठीक है, सिल्वर का सिक्का, उसमें क्या होगा सारा बस Ag, सिल्वर का सिंबल Ag। कोई गोल्ड है, सोना, तो उसमें क्या होगा सारा Au। कोई आयरन है, कोई लोहे का टुकड़ा है, आयरन मतलब लोहा, लोहे का टुकड़ा, उसमें सारा क्या होगा बस Fe, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। वो हमारा एलिमेंट 3 प्रकार के, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके डिफरेंस देखते हैं, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। तो हम देखते हैं मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स, ठीक है। तो देखो नाम से पता लग रहा है कि मेटल और ये नॉन मेटल, तो मेटल के उल्टे मिलेंगे कौन हमें, नॉन मेटल। तो हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो मेटल क्या होंगे एंड देन नॉन मेटल क्या होंगे। देखो मेटल्स कौन होते हैं, मेटल वो होंगे, मेटल्स आर मलेबल एंड डक्टाइल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोनों, मलेबल, ठीक है, एंड डक्टाइल। सारे बच्चे याद कर लेंगे कि मेटल्स मलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, ठीक है। मलेबल का मतलब मैले नहीं है ना, मलेबल का मतलब क्या होता है, मलेबल का मतलब होता है कि जब हम मेटल्स को ना पीटे, कैसे पीटे, हाथ से, हथौड़े से, ठीक है। जब हम मेटल्स को पीटे और जैसे हथौड़े से पीट के हम उनको सीट में कन्वर्ट करते हैं, थिन सीट्स में, थिन सीट मतलब पतले पतले सीटों में, तो मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं हम, ठीक है। हम हथौड़े से पीट के मेटल को सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे कि लोहे को हम पीट के काफी सारी चीजें बना लेते हैं, ठीक है, मीन्स थिन सीट में। और दूसरा डक्टाइल का मतलब कि हम मेटल्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स में। वायर मतलब जो हमारे घरों में जो बिजली आती है, ठीक है, और भी वायर होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर होते हैं, ठीक है, गोल्ड से भी वायर बन सकता है, ठीक है। और जो सबसे जो मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है ना, हमारा कौन सा होता है, गोल्ड ही होता है, ओके। तो जो मेटल्स होते हैं उनको हम वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उनको हम सीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। मलेबल का मतलब होता है कि मेटल्स को पीट के सीट में कन्वर्ट करना। डक्टाइल का मतलब होता है मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। एल्यूमिनियम के वायर होते हैं, सिल्वर के वायर होते हैं, ओके, कॉपर के भी वायर होते हैं। तो मेटल्स आर मलेबल एंड डक्टाइल, दैट इज मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स एंड ड्राई इनटू वायर्स, ओके। नॉन मेटल देखो इसका उल्टा, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब है कि जब यदि हम उनके ऊपर चोट मारेंगे ना तो वो टूट जाएंगे, ठीक है। क्या होंगे, टूट जाएंगे। तो जब वो टूट ही जाएंगे तो फिर वो सीट्स में कन्वर्ट कहां से होंगे, वायर में कन्वर्ट कहां से होंगे, ओके। इट मींस दे आर नाइदर मलेबल नॉर डक्टाइल, ना तो वो मलेबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं, ओके। दूसरा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इट मींस कि मेटल में से हीट भी पास हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे बर्तन होते हैं, ठीक है, हीट पास होती है ना उनमें से, वो मेटल्स के होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है, लोहा है ना। यदि
लोहे की कोई छड़ है, उसके एक तरफ आपने कोई वायर टच कर दिया करंट का, तो क्या दूसरी तरफ करंट जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि करंट क्या हो गया? पास हो गया। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास से नहीं करवाएंगे। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट बात वो क्या है, किन को छोड़ के, एक्सेप्ट जो एक्सेप्शनल केस होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। जो हमारा डायमंड होता है ना, डायमंड वो क्या होता है? वो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, जबकि नॉन मेटल है, डायमंड कार्बन से मिलकर बनता है। ठीक है, ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलकर बनता है, दोनों क्या हमारे नॉन मेटल। बट डायमंड एक गुड कंडक्टर है हीट का, और ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, कि वह नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, बट डायमंड तो एक गुड कंडक्टर होता है हीट का, और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, जबकि ये कार्बन से मिलके बनते हैं दोनों। कार्बन क्या होता है कि नॉन मेटल। तो ये जो एक्सेप्शनल केस है आप लोगों ने क्या रखना है? याद रखना है। हो जाएगा? ठीक है, अगला पॉइंट, मेटल्स आर लस्टर्स। लस्टर्स मतलब शाइनी। शाइनी मतलब चमक, कि जो मेटल्स होते हैं ना हमारे चमकते हैं। देखो गोल्ड चमकता है ना, इसलिए उसकी क्या क्या बनाई जाती है? ज्वेलरी बनाई जाती है। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं ना, उनका जो सरफेस होता है वो चमकता है, और उनको हम पॉलिश भी कर सकते हैं, एंड कैन बी पॉलिश्ड। हम मेटल्स को पॉलिश भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं ना, वो भैया क्या होते हैं? नॉन लस्टर्स मींस वो चमकते नहीं। वो कैसे होते हैं? डल सरफेस होता है। ठीक है, वो चमकते नहीं है, यूं ही रहते हैं। किसको छोड़ के? आयोडीन को छोड़ के। अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सेप्ट आयोडीन, कि आयोडीन को छोड़ के, आयोडीन एक नॉन मेटल होता है, आयोडीन को छोड़ के सारे के सारे जो नॉन मेटल है हमारे, वो क्या है? नॉन लस्टर्स। आयोडीन कैसा है? लस्टर्स। ओके, अगला पॉइंट है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो हमारे मेटल्स होते हैं ना, वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सारे के सारे सॉलिड। रूम टेम्परेचर जैसे जब हम जिस जगह पे, मींस रूम टेम्परेचर हम कितना मानते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जिस चीज की जो स्टेट होती है ना, हम उसकी बात करते हैं। कि जैसे यदि आप लोग यहाँ पे पानी लेके आओ, तो बताओ पानी किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में। तो वाटर एट रूम टेम्परेचर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड की फॉर्म में होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो जो रूम टेम्परेचर पे हमारे जो मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? आप लोगों ने देख रखा हो, देखो आयरन मींस लोहा क्या है? सॉलिड है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है? सॉलिड है। ठीक है, कॉपर, गोल्ड, ठीक है, ईटीसी सारे क्या हमारे? सॉलिड्स। हाँ, लेकिन किसको छोड़ के? मरकरी को छोड़ के। किसको छोड़ के? मरकरी को छोड़ के। केवल मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड। मरकरी क्या होता है हमारा? लिक्विड। बिल्कुल याद करेंगे इस बात को कि मरकरी हमारा एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड। हो जाएगा यार? नॉन मेटल्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैस भी हो सकते हैं। ओके, लेकिन मेटल सारे के सारे क्या होंगे? सॉलिड। केवल किसको छोड़ के? मरकरी को छोड़ के। समझ गए सारे बच्चे? ठीक है, ठीक है। या हम बात करें कि जो सबसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन से होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो कॉपर और जो एल्यूमिनियम हमारे मेटल होते हैं वो बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, दूसरा मलेबल मीन्स जैसे कि हमने क्या बताया कि सीट में कन्वर्ट करेंगे, और सीट में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेडिसिन जो जिस रैपर के अंदर कवर हो जाते हैं, या आप लोगों ने देखा होगा कि मिठाई के ऊपर जो एक फॉइल लगाई जाती है वो सिल्वर फॉइल होती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा स्वीट्स के ऊपर सिल्वर फॉइल लगाई जाती है। ठीक है, या जो चॉकलेट्स आती हैं वो भी कवर हो जाती है, वो एल्यूमिनियम फॉइल में आती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, मेटल्स हमारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एंड टफ होते हैं। ठीक है, हार्ड होते हैं। दे हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब वो अपने ऊपर काफी सारे वजन को सहन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो हमारे मेटल्स होते हैं वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लगाए जाते हैं, ब्रिजेज में लगाए जाते हैं। ठीक है, अपने ऊपर ज्यादा वजन को सहन कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो हमारे कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, एंड लो टेंसिल स्ट्रेंथ। ओके, नॉन मेटल कैसे होंगे? सॉफ्ट। मेटल कैसे होंगे? हार्ड होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। उसके बाद एक बात याद रखेंगे इसके अंदर, जो एक एक्सेप्शनल केस है, किसको छोड़ के? डायमंड को छोड़ के। जो हमारा डायमंड होता है वो अभी तक का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हार्डेस्ट सब्सटेंस अभी तक का जो सबसे हार्ड सब्सटेंस हमारा कौन है? डायमंड है। और डायमंड किससे मिलके बनता है? डायमंड कार्बन से मिलके बनता है। कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, कौन? डायमंड। और जो क्या होता है? सबसे हार्ड सब्सटेंस। ये क्या हमारा एक एक्सेप्शनल केस है।
ओके, जबकि डायमंड किससे मिलकर बनता है? कार्बन। और कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल। हमने क्या पढ़ा कि नॉन मेटल कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बट डायमंड क्या होता है? हार्ड होता है। ओके, मेटल्स आर सोनरस। सोनरस मतलब दे मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। जब हम मेटल को किसी चीज से पीटते हैं या टकराते, जब कोई चीज उसके टकराए, स्ट्रक में जब कोई चीज टकराए तो मेटल क्या प्रोड्यूस करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आपके स्कूल में जब रिंगिंग बेल बजती है तो वो किसकी होती है? लोहे की होती है। और जब हम उसको दूसरे लोहे से स्ट्राइक करते हैं तो आवाज आती है। ठीक है, तो मेटल्स हमारे सोनरस होते हैं, वो आवाज प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, नॉन मेटल नॉट सोनरस, कोई आवाज प्रोड्यूस नहीं करेंगे। मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई। ठीक है, और नॉन मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो। ओके, अब एक बात आप यहाँ पे ये याद रखें कि मेटल्स क्या होते हैं? सारे सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं। केवल दो मेटल्स को छोड़ के, किनको छोड़ के? सोडियम एंड पोटासियम। सोडियम और पोटासियम का सिंबल क्या होता है? सोडियम का सिंबल Na और पोटासियम का सिंबल K। ये हमारे कैसे होते हैं? सॉफ्ट मेटल। इनको, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको ना हम चाकू से भी कटे कर सकते हैं। ओके, अगर वो लोहे को काट सकते हो क्या? चाकू से नहीं काट सकते। तो जो हमारे मेटल होते हैं वो सारे के सारे हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। केवल दो को छोड़ के, सोडियम और पोटासियम। सोडियम और पोटासियम कैसे मेटल होते हैं हमारे पास? सॉफ्ट। ओके, और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जब यदि ये सॉफ्ट है तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या मिलेगा? लो मिलेगा। तो लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी किनका मिलेगा? सोडियम और पोटासियम का। इनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? लो। ओके, और सभी का हाई। इतना आगे समझ रहे सभी बच्चों के? शाबाश, बहुत बढ़िया। और जो तीसरा हमारे पास मेटलॉइड्स था वो क्या होगा? जो मेटलॉइड्स होते हैं ना वो मेटल और नॉन मेटल के बीच के होते हैं। इट मींस वो कुछ एक प्रॉपर्टी तो मेटल की शो करेंगे और कुछ एक प्रॉपर्टी नॉन मेटल की शो करते हैं। ओके, जब आप लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर देखोगे तो एक आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर पी ब्लॉक में आपको एक लाइन मिलेगी, बॉर्डर की लाइन। ठीक है, इस प्रकार से मिलेगी आपको वहां पे पी ब्लॉक में, इस प्रकार से। तो जो इस लाइन के ऊपर जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। या आप लोग देखेंगे जब बाद में आपके पास पीरियोडिक टेबल आएगी तब, ठीक है, इनको हम बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स कहते हैं। या आप लोग किसी केमिस्ट्री की बुक में जहां पीरियोडिक टेबल दी गई आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल जैसे कि जो सिलिकॉन हमारे पास एक मेटलॉइड्स होता है। जर्मेनियम, ठीक है, बिस्मुथ, आर्सेनिक, ये हमारे पास क्या है? हमारे मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को क्या करें? शो करें। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? तो देखो, कंपाउंड a pure substance which is formed by combination of two or more elements in a definite proportion by mass. It means कि वो प्योर सब्सटेंस होगा जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलके बना होगा और उनका जो प्रोपोर्शन होगा बाय मास वो क्या होगा? डेफिनेट, मींस फिक्स होगा। देखो किस प्रकार से, जैसे कि मैं बात करूं वाटर की, H2O एक कंपाउंड है, ठीक है, और प्योर है। पानी क्या है? प्योर है। ये जो वाटर बना इसमें मतलब कितने हाइड्रोजन है? 2। ऑक्सीजन कितना? 1। मींस टोटल एलिमेंट कितने इसमें? 3, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड। जैसे मैं बात करूं CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। कार्बन कितने? 1। ऑक्सीजन कितने? 2। टोटल एलिमेंट कितने इसके अंदर? 3। तो दो या दो से अधिक एलिमेंट हो गए ना। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं एक फिक्स रेशियो के अंदर बाय मास, ठीक है, फिक्स रेशियो होगा मास का, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। किस प्रकार से? देखो, ये जो हमारे पास इसके अंदर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है हमारे पास 1। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ठीक है। एक जो ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक मास होता है 16। कितना होता है? 16। तो देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 के कितने हो गया? 2। इन दोनों का रेशियो कितना आया? जब काटेंगे तो 1:8। तो उसे कर जाएगा ना, 2 8 16, 1:8। इट मीन्स वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है वो 1 है, ऑक्सीजन बाय मास कितना? 8। मीन्स इनका जो मास का जो रेशियो है वो 1:8। अब आप लोग से कहीं पे भी जाए, कोई भी वाटर हो, आप अमेरिका गए, आप लंदन गए, पेरिस गए,
ठीक है, अब जहां पे जाए, आप अपने घर पे हैं, वहां पे जो वाटर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या रहेगा, H2O रहेगा, और उनके जो मास का रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, 1:8। ये नहीं कि आप कहीं बाहर गए तो वहां पे H3O हो गया वाटर का फॉर्मूला, ठीक है, कभी HO हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कंपाउंड। जो कंपाउंड होता है हमारे पास है, उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका जो मास का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। वो जितने एलिमेंट से मिलकर बनता है ना, वो एलिमेंट कभी चेंज नहीं होते, जितने होंगे उतने रहेंगे। ओके, तो जो वाटर होता है उसके अंदर रेशियो क्या होता है, मास का 1:8। ठीक है, उसी प्रकार जैसे हमारे पास CO2 है, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो तो 12। ये जो एटॉमिक मास होते हैं ना, ये हमें याद करने, ठीक है, जैसे आप 1-2 क्लास आगे बढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है, कि किसका मास कितना होता है। अभी यहाँ पे आप लोग बस थोड़ा सा देखने की कार्बन का मास कितना होता है, 12, ठीक है। एक ऑक्सीजन का मास कितना बताया अभी 16। तो यदि 2 ऑक्सीजन है तो मास कितना होगा टोटल, 32। 2 ऑक्सीजन तो 32 हो गया। रेशियो कितना आएगा, काटेंगे तो 2 से कट कर ले, 2 से 2 6 12, और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 16, 16 32। फिर 2 से काटेंगे तो 3, और 2 से काटेंगे तो 8। इट मीन 3:8। यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो मास का वो कितना है, 3:8। मतलब यदि 3 कार्बन का मास, 2 ऑक्सीजन का मास कितना मिलेगा, 8। अब आप लोग से कहीं पे भी जाओ घूमने के लिए, लेकिन जो CO2 मिलेगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होगी, उसका फॉर्मूला में से क्या रहेगा, CO2, और उसमें जो रेशियो रहेगा मास का क्या रहेगा, 3:8 ही रहेगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड का जो मास का जो रेशियो होता है कभी भी चेंज नहीं होता, और कंपाउंड क्या होता है, हमेशा प्योर। CO2 क्या रहेगा, उसमें बस CO2 ही रहेगा, एक प्योर। ठीक है, हमने क्या कहा था, प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो, वो एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या मॉलिक्यूल, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल मिलेंगे, CO2। ठीक है, और जब एक ही प्रकार के, इस प्रकार से हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका रेशियो फिक्स होता है, उनको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। ओके, और हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल NaCl भी क्या हमारे पास एक कंपाउंड है। ठीक है, हमेशा एक Na मिलेगा, एक Cl मिलेगा, कहीं पे भी जाओ। NaCl जो टेबल साल्ट बोलते जो हम घर में यूज करते हैं खाने में, ठीक है। दूसरा H2SO4, ये भी एक कंपाउंड हमारे पास। H2SO4 के अंदर कितने एलिमेंट मिले आपस में, देखो 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 4 1 5 और 2 6। ये क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये भी क्या है, हमारे पास एक कंपाउंड है। ठीक है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये भी हमारे पास क्या एक कंपाउंड है। ओके, तो कंपाउंड वो होता है भैया जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़े, और उनका जो रेशियो होता है मास का वो क्या होता है, बिल्कुल डेफिनेट क्या होता है, फिक्स। ठीक है, आगे देखते हैं मिक्सर। मिक्सर क्या होता है, देखो मिक्सर नाम से पता लग रहा है कि मतलब किन चीजों को मिक्स कर दिया। जब 2 या 2 से अधिक चीजों को मिक्स कर देते हैं आपस में तो क्या होता है, मिक्सर। ए मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। जब हम किन्हीं 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिला दें ना, तो उसको क्या कह दिया, मिक्सर। अब वो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी, क्योंकि भाई एलिमेंट भी तो प्योर ही होते हैं। एलिमेंट हमेशा एक काइंड पार्टिकल से, एलिमेंट हमेशा वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बनता है। ठीक है, और कंपाउंड भी क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। उनका जो मास का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन मीन्स वो अब किसी भी प्रोपोर्शन में फिक्स हो सकते हैं, मीन्स वो अब किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं। मिक्सर वो सब्सटेंस होगा, उस मटेरियल को कहेंगे जो 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंस से बनेगा, और उनका जो प्रोपोर्शन होगा वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एयर हमारे पास, एयर क्या है तो देखिए ना, तो हमारे चारों तरफ जो लगभग जो मैटर है ना, वो सारा लगभग क्या हमारे पास मिक्सर ही है, एयर है। एयर किसका मिक्सर होती है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, CO2, इनर्ट गैसेज और भी काफी सारे गैसेज होती हैं। तो सभी गैसेज का क्या है, वो मिक्सर है। अब देखो ऑक्सीजन के लिए अपने आप में क्या है, ऑक्सीजन अपने आप में क्या प्योर है, नाइट्रोजन भी अपने आप में क्या प्योर। तो मीन्स जब 2 या 2 से अधिक प्योर चीजें आपस में मिल गई तो क्या बन गया, मिक्सर। मिल्क क्या होता है, मिल्क देखो, मिल्क के अंदर वाटर होता है, फैट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। अब वाटर क्या होता है, वाटर क्या है, कंपाउंड है। वाटर क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, ये अपने आप में तो क्या है, प्योर है। ठीक है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ये सारे हमारे पास क्या, हमारे कंपाउंड्स हैं। ठीक है, लेकिन ये जब सारे आपस में मिल गए और फिर क्या बन गया, मिक्सर। तो मिल्क क्या है कि मिक्सर हो गया। एयर भी क्या है, मिक्सर है। सी वाटर है, समुद्र के पानी के अंदर काफी सारे नमक प्रेजेंट होते हैं, NaCl होता है, KCl होता है, तो वो भी क्या है, मिक्सर है। बटर है हमारा, दही भी क्या है, मिक्सर है। उसके अंदर भी फैट होती है, वाटर होता है। ठीक है, चीज मीन्स पनीर भी हमारा क्या है, मिक्सर है। फोग, धुंध, मिस्ट, etc ये हमारे सारे क्या है, मिक्सर है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि मिक्सर हमारे 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर।
तो जो होमोजेनियस मिक्सर होगा हमारे पास, वो क्या होगा कि होमोजेनियस मिक्सर उस मिक्सर को कहेंगे जहां पे सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, मीन्स सारे के सारे मिक्सर में जो कंपोजिशन है वो क्या रहे, बिल्कुल सेम रहे, मीन्स पूरा का पूरा एक ही फेस दिखाई दे, हमें अलग अलग दिखाई ना दे। ठीक है, जैसे कि देखो आप लोग एक बात बताओ मेरे को, जैसे कि आपके पास पानी है, ठीक है, उस पानी के अंदर आप लोगों ने चीनी मिला दी, ठीक है, चीनी को डिजोल्व कर दिया। अब चीनी को डिजोल्व करने के बाद क्या आप लोग ये बता सकते हो उसमें कि चीनी कहाँ है? या कुछ ऐसा होगा कि आप लोगों ने, जैसे वो पानी मीठा हो गया, अब आप लोग अच्छे से मिलाने के बाद अब आप लोग उसको पीते हो, तो क्या ऐसा कुछ होगा कि ऊपर पानी फीका, बीच में मीठा, नीचे थोड़ा और ज्यादा मीठा, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होगा। मीन्स चीनी जो उसके अंदर डिजोल्व हुई वो सारी की सारी कंप्लीटली क्या हुई, पूरी की पूरी बिल्कुल एक सेम मैनर में डिजोल्व हुई। इट मीन्स उसकी जो कंपोजिशन है थ्रू आउट पूरे उस सॉल्यूशन के अंदर क्या वो सेम है। ठीक है, जैसा मीठा ऊपर वैसा मीठा नीचे। और क्या उस चीनी को आप अलग से देख सकते हो? नहीं देख सकते हम, समझ रहे हो? तो होमोजेनियस मिक्सर वो होते हैं जिनकी कंपोजिशन क्या रहती है, बिल्कुल सेम रहती है, पूरा का पूरा में एक जैसा दिखाई दे, ठीक है, जिसका एक ही फेज हो। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। जैसे कि मैं अब यूं कहूं कि आप ना पानी के अंदर मिट्टी को मिलाओ, आपने मिट्टी मिला दी, ठीक है, अब आप लोग एक बात बताओ कि मिट्टी और पानी अलग अलग दिखाई नहीं देंगे? दिखाई देंगे ना, मिट्टी अलग दिखाई देगी नीचे नीचे, पानी की लेयर ऊपर अलग दिखाई देगी। दो फेज हो गए ना, एक तो पानी का फेज हो रही, मिट्टी का फेज अलग अलग हो गए। इट मींस वो किस प्रकार का मिक्सर है, हेट्रोजीनियस। और मिक्सर कौन से होते हैं? जब हम दो या दो से अधिक चीज को आपस में मिला देते हैं। तो यहाँ पे हमने पानी के अंदर चीनी मिलाई, पानी एक अलग से प्योर सब्सटेंस, चीनी एक अलग से प्योर सब्सटेंस, ओके, दोनों को मिलाया, दोनों में अंतर नहीं कर पाएंगे कि चीनी कहाँ गई, सारा का सारा एक जैसा दिखाई देगा, तो उसको क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सर। और जब अलग अलग दिखे तो वो क्या होगा, हेट्रोजेनियस। इट मींस डिफरेंट कंपोजिशन इन डिफरेंट पार्ट। जब आप उस पानी को पियो, आप जब उस पानी को आप जब पिएंगे तो क्या होगा, ऊपर तो पानी पानी आएगा और नीचे मिट्टी का स्वाद आएगा, समझ रहे हो? इट मींस डिफरेंट कंपोजिशन हुई ना, मींस डिफरेंट स्वाद आया हमें, ओके। तो एग्जांपल जैसे कि सैंड एंड वाटर, पानी में मिट्टी मिलाएंगे, ठीक है, अलग अलग दिखाई देगा, ठीक है। ऑयल एंड वाटर, पानी में आप लोग ऑयल मिलाना, मिलता है पानी में ऑयल? तेल नहीं मिलेगा, ऑयल पानी के ऊपर ऊपर रहेगा, ऊपर ऊपर तैरेगा और पानी नीचे रहेगा, तो हमें अलग से दिखेगा कि ऑयल अलग है और वाटर अलग है। इट मींस उसकी जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। और एयर के अंदर कंपोजिशन क्या रहती है, सेम रहती है। क्या आप लोग देख के बता सकते हो कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे इतना, सब कुछ क्या सेम है, ठीक है, बराबर अमाउंट में। पेट्रोल भी एक मिक्सर होता है, हम देख के नहीं बता सकते इसमें कौन कौन से पार्टिकल है। सी वाटर उसमें काफी सारे नमक होते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, सेम कंपोजिशन रहती है, ओके। तो ये हमारे पास होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस होगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम, बात करें मिक्सर और कंपाउंड के डिफरेंस की। तो देखो, जो मिक्सर होता है, फॉर्मेशन ऑफ मिक्सर डज नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल चेंज। जब मिक्सर बनता है ना, तो वो कोई केमिकल चेंज को इन्वॉल्व नहीं करता। इट मींस जैसे कि आपके पास मिट्टी है, आपके पास नमक है, आपने मिट्टी में नमक मिला दिया, कोई नई चीज बनी क्या? कुछ नहीं बना, मिट्टी और नमक है अभी भी, ठीक है। और आप मिट्टी और नमक को वापिस से अलग कर सकते हो, ठीक है, बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड है जैसे कि फिल्ट्रेशन, छान के, ठीक है, या डिस्टिलेशन, ठीक है, या किसी भी तरीके से, मीन्स जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हम ना करें, ठीक है। तो जो मिक्सर होता है उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो केमिकल चेंज को इन्वॉल्व नहीं करती। वो बस यूं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी सी देर के बाद, कि केमिकल चेंज तो वो होते हैं जिसके अंदर ना कोई नई चीज बन जाए, और फिजिकल चेंज वो होते हैं जिसमें कोई नई चीज ना बने, ठीक है, बस स्टेट चेंज हो। देखेंगे आगे कैसे। कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इनवॉल्व केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जब कंपाउंड बनेगा ना, तो उसके अंदर कौन सी रिएक्शंस होंगी, केमिकल चेंज होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, किसके बीच में, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में। कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो होते हैं जिनसे, जब मीन्स वो एलिमेंट होंगे, ठीक है, जब जिन चीजों से मिलकर कंपाउंड बना है, जिन चीजों से मिलकर कंपाउंड बना उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, कि किस किस से मिलकर बना। मिक्सर डज नॉट हैव एनी डेफिनेट फॉर्मूला। मिक्सर का कोई भी डेफिनेट फॉर्मूला नहीं हो सकता। हमने पहले पढ़ा था कि मिक्सर किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं हम। अब जैसे कि मिट्टी और नमक है, आप क्या पता किसने एक बर्तन, अब क्या पता किसी ने एक गिलास जितनी मिट्टी ले रखी हो, किसी ने एक बाल्टी जितनी मिट्टी ले रखी हो, उसमें नमक मिलाया, समझ रहे? तो मिक्सर तो वो भी है और मिक्सर तो वो भी है, ठीक है ना। एक बच्चे ने तो थोड़ी सी मिट्टी में
1 किलो नमक मिला दिया, दूसरे बच्चे ने थोड़ी सी मिट्टी में 2 किलो नमक मिला दिया। मिक्सर तो दोनों ही है, लेकिन क्या उनका फॉर्मूला सेम है? फॉर्मूला सेम ही नहीं होगा। लेकिन कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है? सेम, फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। हम देख चुके, जैसे कि वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होगा? H2O। कहीं पे भी जाओ वाटर का फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O सेम ही रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या रहेगा? CO2 सेम रहेगा। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। ओके, ए मिक्सर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो मिक्सर होता है ना, वो जिससे मिलके बनता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जिनसे मिलके बना, उन सभी की प्रॉपर्टी को क्या करेगा? शो करेगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास कंपाउंड होता है वो जिनसे मिलके बनता है उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इट मींस कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग होंगी, और जो वो अलग अलग थे वो पार्टिकल्स, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या थी? अलग अलग। ठीक है, देखो किस प्रकार से, जैसे कि मैं बात करूं, मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन क्या बनेगा बताओ? वाटर। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है? वाटर की। देखो जब दो चीज हमने ये मिलाई तो नई चीज बनी, कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। ओके, तो देखो H2 क्या होती है? H2 होती है गैस, ऑक्सीजन भी क्या होती है? गैस, लेकिन वाटर क्या होता है? वाटर क्या होता है हमारा? लिक्विड। वाटर क्या होता है? लिक्विड। तो देखो अलग है ना, वाटर की प्रॉपर्टी अलग है। देखो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, लेकिन वाटर क्या? लिक्विड। हाइड्रोजन तो ना पीने के काम आती है, ऑक्सीजन ना पीने के काम आती है, लेकिन पानी तो पीने के काम आता है। मीन्स अलग अलग प्रॉपर्टी हुई ना, समझ गए? तो जिनसे वाटर मिलके बना, जो ये कंपाउंड मिलके बना, क्या अभी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी को शो करेगा? नहीं करेगा। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी को शो करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, मींस कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग होंगी और जिनसे मिलके बना इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी क्या रहेंगी? अलग। अगला पॉइंट, नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब देखो जो फॉर्मूला ही फिक्स नहीं है मिक्सर का, तो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होंगे। लेकिन भैया कंपाउंड का तो फॉर्मूला फिक्स होता है, वाटर से कहीं पे भी ये फॉर्मूला रहेगा, और वाटर का हमेशा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हमने पढ़ तो लिया, मिक्सर दो प्रकार के हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर और होमोजीनियस। लेकिन भैया जो कंपाउंड होंगे, कंपाउंड तो क्या होता है? प्योर होता है, और प्योर होगा तो हमारा जो कंपाउंड होगा हमेशा क्या रहेगा? होमोजीनियस इन नेचर। मीन्स जो सारा का सारा एक जैसा दिखे, जो प्योर हो। ठीक है, तो जो हमारे कंपाउंड होगी वो हमेशा किस प्रकार के होंगे? हमेशा होमोजीनियस इन नेचर। ओके, यदि एक और बात करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे जो हमारे मिक्सर है, ठीक है, उनके मिक्सर जिनसे मिलके बना, उनके हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से बता दिया था। ठीक है, लेकिन जो कंपाउंड है, जिनसे कंपाउंड मिलके बना, उनको हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इतना। अगला हमारे पास आएगा फिजिकल एंड केमिकल, को देखते हैं। आगे देखते हैं हम फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज क्या होता है। देखो बिल्कुल आसान से है, a change in which no new substance is formed but physical state of substance change। भैया मतलब कि कोई सब्सटेंस है, उसके अंदर क्या चेंज आई कि उसकी ना फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, लेकिन उस कोई नया सब्सटेंस ना बने। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास आइस है, ठीक है, मेरे पास आइस है, आइस को मैंने गर्म किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में, वाटर। ठीक है, पानी की बर्फ है तो वो क्या? सॉलिड। सॉलिड को गर्म करूंगा, लिक्विड। लिक्विड को गर्म किया तो किस में कन्वर्ट होगा? गैस। लेकिन आप एक बात बताओ, आइस के अंदर फॉर्मूला क्या? आइस का वाटरी तो है। लिक्विड के अंदर फॉर्मूला क्या? वाटरी। गैस बन जाएगा तब भी फॉर्मूला क्या रहेगा? वाटरी। इट मींस है तो H2O ही, कोई नया कंपाउंड थोड़ी ना बना। इट मींस वो चेंज जिसके अंदर ना कोई नया सब्सटेंस ना बने। हाँ, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, तो यहाँ पे वाटर की फिजिकल स्टेट चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। लेकिन जो कंपाउंड था वो तो वाटर है, वाटर है, वाटर ही है। समझ ले? मीन्स जब कोई ऐसा कोई चेंज आए जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने तो उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। ओके, और जैसे कि हम कहते हैं कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी का भाप में कन्वर्ट होना, ठीक है, ऊपर की तरफ उड़ना, वो भी कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज। अभी देखो पहले क्या था? वाटर है, वाटर बुड़ गया तो भी क्या है? तो वाटर ही, बस गैसेस फॉर्म में हो गया कन्वर्ट, वेपर की फॉर्म में। ओके, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। ब्रेकिंग ग्लास इनटू स्मॉल पीसेज, ग्लास था हमारे पास, नीचे गिर के टूट गया, है तो अभी भी ग्लास ही, ग्लास के टुकड़े हैं, कोई नई चीज थोड़ी ना बनी। ओके, कॉमन साल्ट इन वाटर, नमक था हमारे पास, पानी में डिजोल्व कर दिया, अभी भी क्या है? पानी में नमक ही तो है, कोई नई चीज नहीं बनी। ठीक है, और जो हमारे पास फिजिकल चेंज होते हैं ये हमारे पास टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, टेम्परेरी मीन्स ये कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल।
इनको हम वापस से वही चीज लेके आ सकते हैं। कैसे? जैसे हमने पानी में नमक मिलाया, अब हमें वापस से नमक चाहिए, तो पानी को क्या कर दो, उड़ा दो, गर्म करके, गर्म करोगे तो पानी उड़ जाएगा, नीचे क्या बचेगा, नमक बचेगा। समझ गए? ठीक है। यदि ग्लास से जो ग्लास टूट गए तो उसको वापस से जोड़ दें तो वापस से ग्लास बन जाएगा। ठीक है। यदि हम वेपर्स को ठंडा कर दें तो वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है। यदि हम जो यहाँ पे जो हमारे पास वाटर था वो गैस में कन्वर्ट हो गया था, गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड, पहले में पढ़ चुके हम, और लिक्विड को फिर ठंडा करेंगे तो वापस से आइस। इट मींस फिजिकल चेंज को हम, फिजिकल चेंज कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं। ठीक है। हम उनको उल्टा भी कर सकते हैं। केमिकल चेंज क्या होगा कि जब सब्सटेंस ना चेंज होके एक नया सब्सटेंस बना दे, पहले कुछ था, ठीक है, और अब वो क्या बना दे, कोई नया सब्सटेंस बना दे, तो उसको क्या कहेंगे, केमिकल चेंजेस। ओके। और जो केमिकल चेंजेस होते हैं ना वो कैसे होते हैं हमारे पास, वो परमानेंट होते हैं, एक बार हो गया तो हो ही गया, और वो फिर किस प्रकार के हो गए, इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल इन नेचर। मीन्स एक बार हो गया तो हो गया, उसको वापस से वैसा का वैसा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ ए पीस ऑफ पेपर, आपने एक पेज जला दिया, अब जलाने के बाद क्या आप पेज को वैसा का वैसा कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई, वो चेंज कैसा है, केमिकल चेंज, एक नई चीज बन गई हमारे पास। समझ रहे हो? रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे की जंग लगना, लोहे की जंग लगता हुआ देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है। लोहा खत्म हो जाता है, जब लोहे की जंग लगता है तो एक वो वहां पे एक ब्राउन रेड कलर का एक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है। उसको हम रस्ट कहते हैं। ठीक है। अब वापस से उससे हम लोहा थोड़ा ना बना सकते हैं। ठीक है। तो वो क्या है, केमिकल चेंज है। कर्लिंग ऑफ मिल्क, कर्लिंग ऑफ मिल्क मतलब दूध का दही में जमना। अब जब दूध का यदि एक बार दही जम गया तो देखो दही एक अलग चीज आ गई, एक नई चीज है। समझ रहे हो? क्या आप दही से वापस दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज वो होते हैं जहां पे नई सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो, और वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल, उनको उल्टा नहीं कर सकते। फिर फिजिकल चेंज वो जहां पे नई सब्सटेंस की फॉर्मेशन ना हो, हाँ स्टेट चेंज हो सकती है और उनको हम उल्टा सुल्टा कर सकते हैं। मीन्स कैसे होते हैं, रिवर्सिबल। तो सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा। ठीक है। समझ में नहीं आया तो वापस एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे, और आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है। और सारे बच्चे, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी क्या करेंगे, शेयर, और लाइक तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा। ठीक है। शाबाश, वेरी गुड, पढ़ते रहेंगे। ठीक है। और टेक केयर।